अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बात हो रही है मुज़ाकरात की। तो मुज़ाकरात की बात अगर होती है तो दो पार्टीज़ को ज़ाहिर है इस पर अग्री करना चाहिए, लेकिन मामलात ये हैं कि अयाज सादिक साहब तो एक न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल वो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उनका ऑफिस भी और उनका घर भी हाजिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मिल के बात करना चाहे, क्योंकि बातचीत ही करने से मामलात को आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन आज हमने देखा कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बात की इक़्तिसादी कमेटी से जो काबीना की है, और उन्होंने इस बात पे बहुत नाज़ा थे कि कितना हमने इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर किया है। लेकिन आज ये भी याद रहे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत शदीद मंदी का शिकार भी रही। साथ साथ हमने देखा है कि अब मामलात जो हैं वो इस तरफ बढ़ चुके हैं कि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि जुडिशल कमीशन बनेगा, हमारे जो असीर हैं उनको छोड़ा जाएगा, जो 9 मई में जिनको अरेस्ट किया गया था, जो इनोसेंट हैं, स्पेशली वुमेन लाइक यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं, जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब से मुज़ाकरात करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब G8 समिट के लिए रवाना हो गए हैं। और ये भी याद रहे कि अब हम देख रहे हैं कि इतने हमारे इंडिकेटर्स अच्छे हो गए हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स, कि हमने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं, अगर हम सुने और आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा कि स्पीकर की सैलरी जो 1,25,000 थी उसको बढ़ा के 9,50,000 रुपए कर दिया गया है, विच इज़ मोर देन 400%। फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की जो तनख्वाह थी वो 83,000 थी, अब उसको 4,51,000 कर दिया गया है। उसके बाद 76,000 लेते थे MPAs, वो अब 400,000 लेंगे। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स 1 लाख लेते थे, अब 9,60,000 रुपए वो लेंगे। और हमने आज साथ साथ देखा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी महफूज हो गया है। 23 अगस्त को ये फैसला सुनाया जाएगा। ये जो केस है वो 1 साल चला है, और इसके बाद 35 गवाहान इसमें शामिल हैं, जो तो शामिल तफ्तीश भी रहे, जिन्होंने प्रेजेंट भी की एविडेंस। और अब ये केस का फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अब ये फैसला क्या होगा ये तो ऑफ कोर्स पता चलेगा, लेकिन आज बुशरा बीबी भी जेल में मौजूद थी जब ये मामलात हो रहे थे। और साथ साथ हम माशाल्लाह बात कर रहे हैं कि हम एक डिजिटल बिल ला रहे हैं फॉर पाकिस्तान। हम हर चीज़ को डिजिटलाइज करेंगे, लेकिन क्या डिजिटलाइज करेंगे जब हमारा तो इंटरनेट ही नहीं चलता है। आज कादिर पटेल साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने, शाज़िया मरी साहिबा ने बहुत ज़्यादा आज शोर शराबा किया सेनेट में और नेशनल असम्बली में, और शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा से बार बार ये इस्तफसार किया कि ये फायर वॉल सुन सुन के हम थक गए हैं, लगा के बस ख़त्म करें मामले को, ये लग क्यों नहीं रही। क्या कहा कादिर पटेल साहब ने, सुनिए। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास। खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक, आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं जी, जो करना है वो कर चुके हैं, कर भी लें। ये फायरवॉल सुन सुन के कान पक गए हैं और ये बात हो रही है। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहबा ने आज पहली बार कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हमें जो वज़ारत दाखिला है उसने मना किया है, इसीलिए हमने X को ब्लॉक किया है, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज़्यादा लोगों को ब्लॉक करना होता, फ्रीडम एक्सप्रेशन को ब्लॉक करना होता, तो फिर हम टिकटॉक को ब्लॉक करते। इसकी सेंस क्या बनती है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं सारे, जो प्राइम मिनिस्टर तक जो ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं on his presidency, on his winning the candidacy for the president of the United States of America, वो भी ट्विटर पे ही दी जाती है। तो ये X जो है, ना X चल रहा है, ना Y चल रहा है, ना Z चल रहा है। लेकिन शज़ा फातिमा ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो X ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। X की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज PTA, और PTA उसके बाद कंटेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए।
जी, मगर ये एक चीज़ तो नहीं है जिससे पीछे हटा जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा था कि इंटरनेट की स्पीड ठीक हो जाएगी, नवंबर में ठीक हो जाएगी, फिर दिसंबर में ठीक हो जाएगी। अब अगले साल का वादा है, लेकिन वादे तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो वादे कर तो लेते हैं, लेकिन वादा खिलाफी भी माशाल्लाह उन्हीं का शेवा है, क्योंकि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 के ऊपर अग्री करने के बाद, उसको दोनों हाउसेज से मंजूर करने के बाद और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया, एतराज़ात लगाए गए, वो उन दिनों के बाद लगाए गए जब वो उसके बाद फाइनली वो एक्ट बन जाता है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं उसको फौरी तौर पर गज़ेट से जारी करें, और ये अगर नहीं होगा तो ये ऐवान में मामला नहीं तय होंगे, ये मैदान में होंगे। इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तकर्री होनी है जजेस की, और जो तरीकाकार है उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है। जस्टिस मंतोखेल साहब ने डाला है, जो जस्टिस मंतोखेल साहब हैं, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स क्या सेट होंगे और उसमें किस तरह से आप रोकेंगे इस तरह की इंटरफेरेंस को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि बार काउंसिल्स का उसमें बहुत ज़्यादा से होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं मुज़ाकरात से, जो मुज़ाकरात करने हैं, क्योंकि कल शेर अफजल मरवत साहब ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि हम सौतनों की तरह क्यों लड़ रहे हैं, हमें बातचीत करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब, आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं, अयाज सादिक साहब ने तो अपना दिल भी खोल दिया है, दफ्तर के दरवाजे भी खोल दिए हैं, अपने घर के दरवाजे भी खोल दिए हैं, लेकिन मामला यह है कि क्या ये हुकूमत के कहने पर है, क्योंकि हुकूमत तो कुछ और ही कह रही है। और इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता कि हम जेल के दरवाजे खोल दें और पीटीआई के रहनुमा को हम बरी कर दें और हम बाकी असीरों को भी छोड़ दें, ये तो मामलात नहीं होंगे। तो फिर ये तो नॉन स्टार्टर किस्म की मुज़ाकरात लग रहे हैं। आपका इस पे से क्या है सर? बहुत शुक्रिया जी। जो इरफान सदीकी साहब का बयान आया है, ऐसी ही आवाजें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत ही गिनती के चंद लोगों की तरफ से उठी, और दोनों साइडों से ऐसे लोग हैं जो शायद मुज़ाकरात को किसी वजह से नापसंद करते होंगे। खुद अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को हम रिक्वेस्ट करते आए हैं गुज़िश्ता चंद अयाम से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो दीगर हुकूमत में बैठी जमातें हैं उनके हवाले से जो है जबान पे अल्फाज की अदायगी जरा थोड़ी सी शाइस्ता और मुनासिब होनी चाहिए, ताकि हम जरा थोड़ा सा माहौल जो है वो हेल्दी बना सके। मेरा ख्याल नहीं है कि दोनों पार्टियां नून या पीटीआई में किसी भी शख्स का बयान जो है मैटर करता है इस हवाले से, मां सिवाय उनके जिनका ये काम है। अब ये जो स्पीकर कौमी असेंबली जनाब मोहतरम अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया है, क्या ये मुमकिन है इंडिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर उन्होंने जो है ये ओपन इनविटेशन दी हो? क्या ये मुमकिन है कि राना सनाउल्लाह साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके मेरे इस पेशकश में जो मेरी बात थी उसका खैर मकदम किया हो से पूछे बगैर? लिहाजा अगर खान के कहने पे, और आज मेरे सुबोर साहब ने भी बयान दिया है, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, उससे पूछा गया मेरे बयान के हवाले से कि क्या ये पार्टी का, और उसने इसको ओन किया है कि ये हमारी पॉलिसी है, खान ने कमेटी बनाई ही मुज़ाकरात के लिए है। तो लिहाजा मैटर ये करेगा। आपने ये भी बयान दिया कि जो अलीमा खानम ने जो है जेल के सामने जो बातें की है, लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त फोकस ये करना है कि ये फराइज किन को तफवीज हुए हैं और जिनको तफवीज हुए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैटर उनका बयान करेगा। बाकी जो है मीडिया पे भी कुछ लोग आज टैक्स पे लगे हुए थे, मुज़ाकरात के इस प्रोसेस को बुरा पढ़ना कुछ मेरे अपने आज खदशात पैदा हुए हैं कि इन मुज़ाकरात को सबटाज करने की कोशिश हो रही है। शायद ये जो रिजर्व हुआ है फैसला, इसमें खान को 14 साल कैद दिलाने का मुझे अंदेशा है, ताकि मुज़ाकरात के दौरान ज्यादा लीवरेज हासिल किया जा सके। तो मुज़ाकरात पर इस पॉइंट पे अगर शुरू होंगे तो क्या होगा? क्योंकि अगर 23 को ये फैसला आ जाता है, फिर मुज़ाकरात का दरवाजा भी खुला है, 14 साल की सजा आपका अंदेशा भी है कि मिल सकती है, तो फिर मुज़ाकरात कहां से शुरू होंगे? फिर किस पर बात होगी?
क्योंकि जुडिशल कमीशन बनाने को 9 मई पर वो तैयार नहीं है। रेमिटेंसेस रोकने की धमकी पर वो बहुत रागपा हैं, जो अलीमा खान साहबा ने कल कहा था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे भी वो बहुत ज्यादा नाराज हैं कि ये क्या है, एक तरफ बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की बात करते हैं। और तीसरी बात यह कि खान साहब खुद जब रिपोर्टर से बात की उन्होंने परसों के दिन, जब गंडापुर साहब को उनसे नहीं मिलने दिया गया, तो उन्होंने जनरल डायर का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा इस वक्त की यजीद के आगे नहीं झुकूंगा। तो मतलब ये तमाम तर चीजें कहां पॉइंट कर रही हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि आप पहले खान साहब से तो कंफर्म कर लें कि क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कि ये मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सवालात के जवाबात इन मुख्तलिफ हजरात ने दिए हैं। खान साहब ने डायर के हवाले से जो बात की है वो तो 26 तारीख को जो सानिया हुआ है उस हवाले से उन्होंने मिसाल दी है। ठीक। और जो दीगर अफराद के बयानात हैं वो मुख्तलिफ अयाम पे मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में दिए गए, लिहाजा वो सब एक पिक्चर नहीं पोर्ट्रे कर सकते हैं। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, वो ये है, खुशाइन की ये चीज है कि कौम ने भी, कौमी असम्बली ने भी, और जो कंसर्न फरीकेन है, चाहे पीपल पार्टी हो, नून हो या पीटीआई हो, सब ने मुज़ाकरात के इस फेल का खैर मकदम किया है। अब इतने बड़े ऐवान में 5-10 मेंबरान असम्बली ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी ये ख्वाहिश न हो, लेकिन देखना ये है ना कि जी इतनी बड़ी तादाद में तमाम की अगर ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर ये है, ये एहसास होना। सॉरी, हैव यू लॉस्ट कांटेक्ट विद मरवत साहब? आई थिंक मरवत साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, स्काइप पर हैं आप, तो लेट्स ट्राई एंड एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन अगेन। आपको अब आ रही है आवाज मरवत साहब? मुझे आवाज आ रही जी, सॉरी आपकी आवाज बीच में चली गई। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी मरवत साहब। जब डी चौक पे गोली लाशें गिर गई और जिन्होंने लाशें गिराई उनको बदनामी मोल लेने का कोई अंदेशा ही नहीं था, और जब हालात इस नहज पे हो कि पूरा मुल्क जो है गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो, सियासी इंतशार हो, माशी तौर पे आपका सारा दारोमदार कर्जों पर हो, सरहदों पे जो है दरअंदाजियां हो रही हो, और सेटल इलाकों में जो है बदनामी बहुत ज्यादा जो है फैल चुकी हो, यूं इन हालात में क्या मरवत साहब, एक और जो पॉइंट है वो ये है कि परसों शहबाज शरीफ साहब ने फौजी एहलकारों के साथ और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए हैं। कोई बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें ये बात हुई है केपीके गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की, पारा चनार कुरम की, और ये 26 नवंबर के जो मामलात हैं उन पर भी बात हुई है। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि अब गवर्नर राज नाफिज किया जाएगा, गंडापुर साहब को रिजीम चेंज के तहत उनको बदल दिया जाएगा। आपको लग रहा है इसलिए मुज़ाकरात, एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ से ये प्लानिंग हो रही है? और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें गवर्नमेंट का, तो वादा खिलाफी तो माशाल्लाह इनका शेवा है। ना JUIFA से वादा पूरा किया, ना पीपल्स पार्टी से वादे पूरे किए। अब उनकी भी एक कमेटी बैठी हुई है, वो आपस में बात कर रहे हैं, बेनतीजा खत्म हो गई हैं 2 मीटिंग्स, तीसरी अब 24 को होगी। फिर MQM भी अब जाहिर है कि नाराज है कि हम तो कभी भी हुकूमत छोड़ देंगे। मतलब कहने का मकसद ये कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ये सारा कुछ, व्हाट डज इट पॉइंट टू? ये गवर्नर राज की बात आप कर रही हैं, 18वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नर राज के लिए जरूरी है कि जिस सूबे में लगाना है उसकी 2 तिहाई से ज्यादा अक्सरियत जो है गवर्नर राज को एंडोर्स करे। वहां पे तो 3 तिहाई अक्सरियत हमारी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो वहां पे गवर्नर राज लगा सके, वो इनके बस में नहीं है, आईनी तौर पे मुमकिन ही नहीं। लेकिन आर्टिकल 234 तो ये कहता है ना कि अगर आप नेशनल असेंबली या पार्लियामान से जॉइंट सेशन से अगर आप ले लें इजाजत, तो 4 महीने के लिए लग सकता है। अगर वहां से आपको ये नहीं लग सकता, मरकजी कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों का 2 तिहाई अक्सरियत इस पे होना जरूरी है। ठीक, सही है। दूसरी बात ये है कि जो आप अकस आपने पेश किया पाराचीनार का, पाराचीनार के हवाले से मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि अभी तक लोगों ने पाराचीनार के इस मसले के डायनामिक्स को समझा ही नहीं है कि वहां क्या गंभीरता है। वहां पे इशू ये है कि 2 मसले के अहले तशी और अहले सुन्नत जो है उन्होंने असले उठाए हुए हैं। एक
मुल्क से जो है जिहादी तंजीमें जो है आई हुई है, जिहादी केले या फिर कवाराना तंजीमें आई है, उन्होंने जो है बाकायदा अपने झंडे गाड़े हुए हैं। अब हुकूमत ने इसके लिए ग्रैंड जरिए का ये किया, इनेकाद किया और फरीकेन से बातचीत की, जिसके बाद अब आज की पोजीशन ये है, मैं आज वज़ीर आला केपी से मिला हूँ, आज की पोजीशन ये है कि जो लोग लड़ रहे हैं, यानी कि अगर जिनके इलाकों में सड़क गुजरती है वो जाके दूसरे मसले की गाड़ियों पे फायरिंग कर देते और मुसाफिरों को मार देते, इस वजह से कम्युनिकेशन जो है रोड के रास्ते बंद होती। और ये लोग जो है वो वहां पे असला देने से इनकारी है। जब तक ये असला सरेंडर नहीं करेंगे, और इनके पीछे दोनों मसले छुपी हुई है, शायद एक ज्यादा होगी, दूसरा जो है कम होगी, एक ताउन पे आमादा होगी, दूसरी कम आमादा होगी, लेकिन वो इसमें फिर आर्मी का अपना एक रोल है, क्योंकि सरहदी इलाका जात हैं, वहां पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज्यादातर इलाकों पे ट्रुप्स बैठे हुए हैं। तो यूं जो फुकदान पैदा हुआ अदबियात का, वहां पे तालिब इल्म बंसे हुए हैं, वहां पे वो पाकिस्तानी बंसे हुए हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, वर्क परमिट की मियाद पूरी हो रही है, वहां पे मजीद जो है हुई है। और इसलिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो सुबह शाम जो है फेरे करता है, लोगों को उठा के एवेक्यूएट कर रहा है, और इस टाइप से दवाइयां। तो लिहाजा उम्मीद है कि फरीकेन जब तक अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत खुद नहीं चाहेंगे कि वो अपने इलाके में अमन लाए, बच्चे उनके मर रहे हैं, एक दूसरे के वो मार रहे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ अपने इलाके पे उन्होंने जो है आग फैलाई हुई है, उनके समझने की बात है। हमारे पास दोनों फरीकेन आए, अहले तशय्युअ भी आए, अहले सुन्नत भी आए। लेकिन खुर्रम एजेंसी तो सर, मगर मरवत साहब माजरत के साथ, वहां पे तो ना कोई मदारिस हैं, ना वहां पर इस तरह का कोई कल्चर है, बहुत पढ़ा लिखा मतलब ये एरिया है, मतलब बहुत मतलब इसमें तालीम रखने वाले लोग हैं, तो ये बैकवर्ड सूबा तो नहीं है, बैकवर्ड एरिया तो नहीं है, तो ये अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ जो है ये मामला को रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? और प्लस ये जो जंगजुओं की आपने बात की, जो जंगजू लड़ते हैं सीरिया में या दूसरी जगह पर और फिर यहां पर आते हैं, यूज़बीन अगर आई एम नॉट मिस्टेकन अगर नाम है तो इनका, तो ये अगर असर रसूख किस पर ज्यादा है इनका? मेरा ख्याल है कि आपको ये इल्म शायद नहीं है कि वहां पे पहले जो इनका, और ये बहुत तरीकी इनकी लड़ाइयां हुई है, ये नहीं है कि ये नया फिनोमेना है, ये 90 के दायरे में भी लड़ते आए हैं, बड़ी खूनरेज तसादुम यहाँ पे होते आए, फिर 2001 के बाद जो है यहाँ पे बड़े ही मतलब जबर और सफाकियत की जो है मिसालें रकम हुई। ये बाद में 2013 के बाद जो है इनका मसला मसलक से बढ़ के जमीनों पे कब्जा का हो गया, पहाड़ों पे कब्जा का हो गया। अब जो है बहुत सारे जो इनके झगड़े हैं अक़वाम, वो अब जमीनों के तनाज़ात में भी फंसी हुई है। और अब ये सूरत हाल इस तरह है कि इस पे पहले एक फैसला हो चुका था, लेकिन बहरहाल जो मैं मुख्तसरन बात कहूंगा वो ये है कि शायद अब आम आवाम जो है, एक तो इन मसाले के करता धरता है, और एक आम आवाम है वो दोनों मसालिक से हैं, वो तंग आई हुई है, और इनको जो है रहम और तरस करना चाहिए अपने आम आवाम पे, क्योंकि इनके इस अड़दर्बी की वजह से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे पड़ चिनार के लोगों। तो ये आप समझते हैं कि इसकी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सिक्योरिटी इदारों को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन मामला ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई फड्डे से या कोई ऑपरेशन से हल होगा। ये इसके लिए क्या जरूरत है, क्या किया जाए? देखिए, आपको शायद इल्म नहीं है, इन्होंने सरकारी हुकूमती जो है चाहे पोस्टों पर भी कब्जे किए हैं, और बाकायदा जबरदस्त के तौर पे कब्जे किए हैं। इनका इलाज ये था कि इनको आने से मना करने के लिए उन पे फायर खोल देते, फायर खोलने से हालात मजीद कशीदा होते, हुकूमत रिट्रीट करती गई। तो लिहाजा वहां पे हालात कुछ इस तरह से हैं कि दोनों मसालिक के जो करता धरता हैं उनको जो है ये समझ आनी चाहिए कि ये अपने इलाके को इन्होंने वहां पे क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है, बच्चे मर रहे हैं, और हुकूमत की कोशिश ये है, अब जो मौजूदा कोशिश है हुकूमत, पहले तो तकाजा ये था कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको जो है हुकूमत के हवाले किया जाए,
अब तकाजा ये है कि जो लोग मुसल्ला हैं और बहुत हेवी असला है इनके पास, वो मुसल्ला जो असला है वो मुज़ाकिरात को पायदार और नामे को होने के लिए ये असला जो है हुकूमत को जो है पेश कर गई। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, क्या फेडरल गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, फौज इसमें एक डायरेक्ट फरीक है, क्योंकि अमन और अमान जो है वो बॉर्डर एरियाज से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बहुत सारे इलाके फौज के जेरे कंट्रोल हैं और फौज के बगैर ये तस्वीर नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ा शिनार के मामले पर फौज और सूबाई हुकूमत एक पेश पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मरवत साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये तो एक पेज पर आ गए, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं, पहले कहा जाता था कि इनके पास तो कुछ है नहीं देने को, ये क्या देंगे, लेकिन जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल होगी तो ये मुज़ाकरात का एक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये दरवाजे के अंदर जाके कुछ आपको अचीव होगा, क्या आप कुछ हासिल कर सकेंगे? क्योंकि वो तो बज़िद हैं कि ना हम इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, बाकियों के भी केसेस चल रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाएंगे, तो फिर बात किस पर होगी? अगर पाकिस्तान का किसी को सोच है और किसी को समझ आ रही है जी कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान की साख जो है इन वाकयात से बहुत गिर चुकी है, जो इक़दामात हुए बिलखसूस 2 सालों के अंदर, जो आईन और कानून पे वार हुए, अदलिया जो है वो सरगर्म की गई, जिसने चीफ जस्टिस बनना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले सका, तो नीचे सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो ये हशर देख के इंसाफ जो है आपका कंप्रोमाइज हो चुका है। फिर शख्सी आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक जिस तरीके से, जिस बर्बरियत और सफाकियत के साथ जो है पामाल हो रहे हैं, ये हमें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ले जा रहा है। दूसरी बात, जिस वक्त फौज ने डी चौक पे गोली चला दी, गोली चलाने के बाद हुकूमत ने यानी कि इस चीज के लिए ज़हनी तौर पे तैयार थे कि जो भी बदनामी है मोल लेनी है, लेकिन लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होने देना है। अच्छा, पाकिस्तान का मसला भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा, ये पंजाब में जो आपने देखा है तनख्वाहों में इतना होशरुबा इजाफा हुआ है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या अपोजिशन अपना किरदार उसमें अदा करेगी? क्योंकि आज शर्मिला फारूकी साहब भी कह रही हैं कि कोई भी बिल आता है हमसे ना डिस्कस होता है, ना हमसे डिस्क्लोज किया जाता है, बस उसको पेश कर दिया जाता है। तो मतलब अगर इत्तेहादी ये शिकायत कर रहे हैं और आप देखेंगे पंजाब में जो माशाल्लाह 400% से ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या उस पर भी अपोजिशन को कोई किरदार अदा करना चाहिए? ये तो हुकूमत वक्त को खुद सोचना चाहिए, बिलखसूस पंजाब की हुकूमत को। एक तरफ से हम दुनिया में कचकोल उठाए फिर रहे हैं कि हमारे पास जो है वसाइल नहीं है, और दूसरी तरफ 9 लाख रुपए तनख्वाह जो है किस चीज की देंगे? पेट्रोल आपका सरकारी, गाड़ी सरकारी, शोफर सरकारी, घर सरकारी, और इसके अलावा डी अलहदा, असेंबली के मेंबर के तौर पे आपकी अलहदा तनख्वाह, फिर 9 लाख रुपए आप बतौर वजीर ले रहे हैं। ये जो है चाहे कोई भी असेंबली हो, लेकिन आज पाकिस्तान को देने का वक्त है, पाकिस्तान से इतना लेने का वक्त नहीं है। फिर इजाफा होता है महंगाई के हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा आदमी 10, 15, 20% इजाफा कर देता है। ये 700 गुना इजाफा मजा का खेज लगता है, और इससे जो है हुकूमत का ये चेहरा सामने आता है, सचमुच पंजाब हुकूमत का, ये उनको इससे कोई गरज नहीं है कि अवाम जो है उनकी गुर्बत और कसमपुर्सी को दूर करने के लिए हम इन्होंने इक़दाम उठाने, इन्होंने अपने आप की इनरिचमेंट शुरू कर दी है। ठीक है मदद साहब, बिल्कुल टाइम हमारे पास लिमिटेड है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं जो नहीं चाहते मुज़ाकरात हों, जो चाहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले, जो चाहते हैं कि सड़कों पर हम रहें, जो चाहते हैं कि हम पॉइंट ऑफ वीकनेस से ना आए, तो वो ज्यादा तादाद में हैं या उनको हरा के मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं आपको? मैं बांग्लादेश ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव है। ठीक। और जब खान साहब ने कॉल दी रिमिटेंसेस के हवाले से, क़यादत ने सिफारिशात मुरतब किए और खान साहब को इस पे कायल किया कि मौखर करें। ठीक। ये जो मुज़ाकरात की बात है, इस पे भी पार्टी जो क़यादत है एक पेज पे है। समझते हैं कि खान ने जब एक दफा मुज़ाकराती कमेटी, इसमें कोई टाइम फ्रेम सेट किया है आपने कि कितने दिन देंगे आप मुज़ाकरात को? क्या कोई टाइम फ्रेम है आपके दिमाग में?
अब तो हम देख रहे हैं आज मोहतरम स्पीकर अयाज सादिक साहब का बयान है बहुत सही है, लेकिन पहले मरहले पे हुकूमत ने अपनी कमेटी तो तरतीब देनी है कि वो किनको जो है ये फरीजा तफवीज करते हैं, तो लिहाजा जब ये उनकी तरफ से नुमाइंदगी सामने आ जाएगी तो फिर कहीं जाके, और मेरा ख्याल है आज राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है जुमे को आ रहे हैं, तो जुमे तक जो है शायद ये इल्तिवा का शिकार रहेगा। और ठीक है, हैप्पी फ्राइडे, गुड फ्राइडे, थैंक यू वेरी मच। In this segment, I have my two favorite people, राशिद अली आज़ाद साहब and कामरान मुर्तज़ा साहब. Of course, कामरान मुर्तज़ा साहब, सॉरी आपको फिर हम ज़हमत दे रहे हैं, आप बहुत आते हैं प्रोग्राम में, लेकिन क्या करें, आपके अलावा कोई बात करने के लिए हमें नहीं मिल रहा था, और आप सबसे बेहतरीन बात करते हैं, और राशिद अली आज़ाद साहब तो हैं ही आज़ाद. तो ज़रा इस पर आ जाते हैं. जस्टिस मंतोखेल साहब ने जो रूल्स लगा दिए हैं वेबसाइट पर, उसके हवाले से जो तकर्रियाँ होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बार काउंसिल्स का बड़ा रोल होगा आज़ाद साहब, और पाकिस्तान बार काउंसिल्स के जो अपने इलेक्शंस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट होते हैं, फिर उनका असर रसूख, फिर उनकी इन्फ्लुएंस अब कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि फारूकेश नाइक साहब ने तो 4 नाम दे दिए हैं, और एक नाम पीटीआई की तरफ से भी आया है. तो आप समझते हैं बार काउंसिल्स अपनी इन्फ्लुएंस ख़त्म कर सकेंगे या कम कर सकेंगे, या फिर वो जजेस उस इन्फ्लुएंस के तहत ही नामजद होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, बात तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें मेजॉरिटी है एग्जीक्यूटिव की, उसमें तो जो भी नाम वहां से जिनको वो चाहेंगे जजेस तो वही बनेंगे. लेकिन जहां तक आपने सवाल का उठाया है पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से, तो मैं तो सच्ची बात बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे उस्ताद हैं, मेरे लीडर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब दूसरी साइड पे, मैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ. उसकी रीजन ये है कि पूरे पाकिस्तान से 22-23 लोग या 24 जितने मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं. उसकी वजह है कि उनको मेंबर बार काउंसिल जो नीचे सूबाई बार काउंसिल के मेंबर होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं. जैसे इस्लामाबाद में 5 मेंबर, उनमें से जो 3 वोट ले लेगा वो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल बन जाएगा. और वहां पे हमारी, और दूसरी इसकी कबात ये कि हमारी इस लॉयर कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 2 ग्रुप है, ये भी एक बहुत बड़ी कबात है. अगर एक ग्रुप हुकूमत से मिल जाए वो फिर बाय होकर ग्रुप अपने मामला से हुकूमत के साथ चलते हैं या हुकूमत की गोद में बैठ जाते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है. हमारा काम तो काले कोट वालों का काम है कि एक वक्त में अगर आप हुकूमत के करीब होते हैं तो साथ ही आपका एक दूसरी ड्यूटी भी है कि जो गलत पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के गलत इकदाम है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना, अपोजिशन करना, ये काम है. अब जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग आ जाते हैं वो फिर मैनेज हो जाते हैं, और मैनेज होने के बाद फिर ये पता चलता है कि जी पाकिस्तान बार काउंसिल तो फलां साइड पे खड़ी, मुमकिन है वो अपोजिशन के साथ खड़ी हो, मुमकिन है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, लेकिन उसका जो एक इम्पार्शियलिटी है वो उससे अफेक्ट करती है, धड़ों की वजह से भी और इनडायरेक्ट इलेक्शन की वजह से. वहां पे आजाद मंच लोग या एक आजाद सोच रखने वाला बंदा अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं तो उससे वो आ सकते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो नहीं आ सकते. और 2 ग्रुपों की मुनाफली है जिसकी वजह से मैं भी उन्हीं ग्रुपों का हिस्सा हूं, और मैं अपनी एक जाती राय ये दे रहा हूं अपार्ट फ्रॉम माय ग्रुप एफिलिएशन. तो मैं समझता हूं कि अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती आप चाहते हैं या रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क के अंदर हक और सच की बात हो, तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन भी डायरेक्ट होने चाहिए. चलें, रूल ऑफ लॉ की आपने बात की है, तो सर वो लॉ जो है वो एक्ट बन गया है कामरान मुर्तज़ा साहब, वो तो अब मौलाना साहब कल जिस तरह से कह रहे थे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, फिर एमक्यूएम के वफ्द भी आया आपसे मुलाकात करने के लिए, अब उनको किसने भेजा ये भी जरा फरमा दीजिएगा. और अफवाम और तफहीम से मामला आपको हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना साहब तो बहुत बज़िद हैं कि वो कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, कोई चेंजेस नहीं, उसी को एक्ट को जैसे ही है उसको साइन किया जाए, और अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है फिर उसके बाद आपके पास है, आप कानून साजी कीजिए दोबारा. वो हाँ, बात तो आसान सी है. बात ये है कि अगर 10 दिन के अंदर एतराज न लगे सदर साहब के, या अगर कोई एतराज लगा भी और उसके बाद उन्होंने उसको प्रेस नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एतराज नहीं लगे, तो एक्ट वो बन गया. स्पीकर साहब का अपना व्यू भी यही है. अब सिर्फ उसका नोटिफाई होना जरूरी है, गजट नोटिफिकेशन होना, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गजट नोटिफिकेशन से शुरू होती है. गवर्नमेंट का इसरार ये है कि नहीं, इसको जॉइंट सिटिंग में लेके जाते हैं और उसके बाद इसको जब कोई सर्टन अमेंडमेंट्स है उनके जहन में तो वो उस तरह से पास करा लें. सर्टन अमेंडमेंट्स में एक ही समझ लीजिए कि एक ही अमेंडमेंट है, वो जो ताहिर अशरफी साहब वाले जो दोस्त हैं
उनको भी वो अकोमोडेट करना चाह रहे हैं कि जो उधर जाए, ये जो रिलीजियस एजुकेशन का जो डायरेक्टरेट इन्होंने बनाया है, जो उधर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा ले, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। मगर इस वक्त जो है ना एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि अगर 10 दिन सदर जो है ना वो कोई एतराज नहीं करता या कोई एतराज करके और उसके बाद उसको जो है ना कलमी गलती करार दे के और वो खुद उसके ऊपर प्रेस नहीं करते तो देन जो है ना बात फाइनल हो जाती है। हम सिर्फ असूल की बुनियाद पे यहाँ पे खड़े हैं। बाकी उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो जहाँ पे जो दूसरे दोस्त रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है उसके साथ। वो गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट करना चाहती है और उसकी वजह भी समझ में आती है क्यों अकोमोडेट करना चाहती है। करने भले उसको अकोमोडेट करने जिस तरह से वो जहाँ पे भी अकोमोडेट होना चाहते हैं। मगर हमारे साथ चूंकि एक असूली बात तय हो गई थी, तय होने के बाद उसके बाद दूसरी बात आ गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मुद्दत दी हुई थी उससे सदर साहब बाहर निकल गए तो फिर उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। अब वो वजीर कानून साहब कहते हैं कि नहीं जी केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, मगर ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है, ये केस ऑफ सेकंड इम्प्रेशन है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना उसके साथ इसी तरह से हुआ था जब एलवी साहब जो है वो सदर थे और उस वक्त उन्होंने कहा कि जी 10 दिन तक उन्होंने वो नहीं किया तो ये कानून बन गया और उसको नोटिफाई कर दिया। तो मौलाना भी वहीं पे जो ना उसी प्रेसिडेंट को कि भाई आपकी जब आपका मतलब था तो फिर आपने तो उसको कहा कानून बन गया और नोटिफाई कर दिया, इसको भी एक दफा नोटिफाई करो, बाद में अमेंडमेंट लानी है, मुमकिन है हम भी आपके साथ ताउन करें। तो ये कल एमक्यूएम का जो वफ्द आया था वो क्या आपको मनाने आया था या अपनी शिकायत आपके साथ शेयर करने आया था, क्योंकि उनके भी कोई बल्दियात के मसाइल हैं? वो उनके दो तीन एक बात तो वो ये आए इस इशू को समझना चाह रहे थे कि इशू क्योंकि वो तालीम के वजीर हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम ये इशू समझना चाहते हैं। खालिद मकबूल साहब और उनके साथ गवर्नर साहब आए थे सिंध के और बिल पास करते हुए तो ना समझा, अब ये मामला को इस तरह समझेंगे। हाँ बच्चे वैसे तो पहले समझना चाहिए था, अप्रूवल से भी पहले और वोट से भी पहले, बात तो पहले समझने की होती है। अच्छा तो अब क्या वो जी वो एक तो उन्होंने कहा कि जी हम आपका नुक्ता नजर, आपकी बात में वजन है, ये कह के गए थे, मीडिया पे भी कह के गए थे कि हमारी बात में वजन है मौलाना साहब की। और देन जो उन्होंने कहा कि जी हम बात करेंगे जिन जिन हल्कों में ये बात करने की होती है वहाँ पे हम जो ना बताएंगे ये बात कि मौलाना ठीक कह रहे हैं। और दूसरा जो है वो लेके आए थे वो इसमें लोकल बॉडीज में अमेंडमेंट के हवाले से, और वो उन्होंने एक किताबचा प्रिंट करवाया हुआ है तो हमें दावत दी कि आप इसको पढ़ें। तो हमने भी उनके साथ एक गिला रखा आर्टिकल 27 के हवाले से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ना आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लगता है हुकूमत को के बहुत करीब हो गई है और इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो गए हैं, इसलिए हमने पंजाब में माशरा तनख्वाहों में इतना होशरुबा इजाफा किया है। और साथ साथ हमने आज ये भी सुना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से कि वो कह रहे थे कि चने की दाल, माश की दाल और मुर्गी की कीमतें तो असूलन तौर पर कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें मिडल मैन का रोल ज़्यादा है जो कम होने नहीं दे रहा। तो इस मिडल मैन को आइडेंटिफाई करना और उसको फिर प्राइसेस को मैनेज करना, ये किसका काम है और वो क्या कर रहे हैं। तो अगर आइडेंटिफाई कर ही लिया है तो इस मामले में कुछ कर भी लीजिए, क्योंकि सिर्फ तनख्वाहें बढ़ा देने से, जो 1 लाख कमा रहे थे उनको 9 लाख दे देने से तो माश की दाल की कीमतें कम नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ प्रोग्राम, वी विल सी यू टुमारो।